4 यहाँ से लौटिए तो लेकर जाइएगा। मान्यवर कांसीराम ने पहला संगठन बनाया तो उसका नाम था DS4, बड़ा संगठन। और उसका नारा क्या है, बहुत जोखिम उठा रहा हूं, बाकी तो रोहित भाई समझेंगे, उन्होंने मुझे बुला लिया है तो मैं तो अपनी बात कहूंगा। ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी सब हैं, यह नारा मान्यवर कांशीराम का दिया हुआ था। ये ईमानदारी थी वैचारिक। बाम सेप बनाया, बाम सेप में दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी सबको मिलाकर तब उन्होंने कहा 85% बहुजनों तुम्हारे इस देश के शासक बनने का वक्त आ गया है। और तब उन्होंने 85% लोगों की लड़ाई लड़ी। मंडल आंदोलन जिसका फायदा ओबीसी समाज को होना था, दलितों को नहीं होना था। और उस मंडल आंदोलन को लागू कराने के लिए 600 से ज्यादा रैली करने वाले नेता का नाम है मान्यवर कांशीराम। यह बात ओबीसी को नहीं जानने दी गई। तो मेरी पहली बात साथियों यही है कि हम अपने नायकों को जान ही नहीं पाए, इसलिए ओबीसी को पता ही नहीं। और मैं भी वैसे हरियाणा के ओबीसी लोगों से बात कर रहा हूं, यहां तो जमीन भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, तो शोषण तो जहा ही नहीं। हमने शोषण तो इधर सहा ही नहीं। मैं भी जिस इलाके से आता हूं वहां भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि ओबीसी लोगों पर कोई शोषण करे। दलितों ने अन्याय व शोषण इतना झेला था ना, सदियों सदियों से उन्हें इंसान नहीं समझा गया। और जब उन्हें अपना मसीहा मिला ना तो उसे दिल में बसाकर आज देश भर के कोने कोने पर खड़े। क्या मजाल कि कोई इनके हक को हकमारी कर ले। और लेकिन उन्हीं दलितों ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, मान्यवर कांशीराम ने ज्योतिबा फुले की बात की, वो तो ओबीसी थे, माली जाति से आते थे। छत्रपति शाहू जी महाराज ओबीसी थे। पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और तमाम रामस्वरूप वर्मा से लेकर तमाम लोग ओबीसी जाति के थे। लेकिन सबने मिल करके 85% लोगों की बराबरी का ख्वाब देखा था ना। ये लड़ाई हमारी 85% वंचितों शोषितों के एक करने की। अब दूसरी बात, वो लड़ाई थी क्या? वो लड़ाई थी हक, अधिकार, आत्मसम्मान की लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर ने जब उनसे कहा गया, वहां पर लंदन में पढ़ने गए थे, डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर तो अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीते थे अपने दम पर, यानी वो फेल पॉलिटिशियन थे, वो तो नेता अच्छे थे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की बात कोई नहीं मानता था, उनके समाज के लोग को उनके खिलाफ खड़ा किया गया था। उसी समय आगरा में बहुत बड़ी रैली हुई थी जो दलित समाज के लोगों से करवाई गई थी। डॉक्टर अंबेडकर तो अकेले थे, उनकी बात कोई समझने वाला नहीं था। वो अपना हक मांगने बैठे तो देश के सबसे बड़े महात्मा अनशन पर बैठ गए कि इनके खिलाफ काम हो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसलिए आज भी जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने अनगिनत पन्नों में आपकी मुक्ति और आजादी की बात लिख दी है और आत्मसम्मान से जीना सिखा दिया है। और हम लोग सोचते हैं कि नेता अगर फेल हो गया तो हमारा समाज सो जाएगा। तो एक अच्छे नेता नहीं थे, एक अच्छे विचारक थे, दार्शनिक थे, मुक्तिदाता थे, इसलिए आज भी किताबों और अपनी लड़ाई के साथ जिंदा हैं। आज हमें समझाया जाता है कि भाई हमारे नेता हार गए तो हम भी हार गए। ज्योतिबा फुले तो कोई नेता भी नहीं थे, उन्होंने किनसे लड़ाई लड़ी? उनसे लड़ाई लड़ी ज्योतिबा फुले ने, जिन्होंने ज्योतिबा फुले के पिताजी को ही भड़का दिया कि तुम्हारा बेटा तो धर्म के विरोध में काम कर रहा है। और जब घर लौटे तो उनके पिता ने कहा कि तुम ये धर्म विरोध काम कर रहे हो, या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो। हाथ उठा के बताइए ज्योतिबा फुले ने अपना घर चुना कि स्कूल चुना? बताइए हाथ उठा के। स्कूल चुना था। अगर ज्योतिबा फुले अपना घर चुन लिए होते और अच्छे पुत्र हो गए होते तो आज हम ज्योतिबा फुले को नहीं याद कर रहे होते। घर से बागी होना पड़ता है। जब पीढ़ियों की लड़ाई लड़ी जाती है तो अपने सुविधा को, अपने हुकूक को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके अकेले निकलना पड़ता है। तब हमारे महापुरुष ने कहा था, जिसका नाम कबीर था, कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। ऐसे लोगों की विरासत हमें मिले हुई है। और वो विरासत क्या थी? ज्योतिबा फुले ने जो लड़ाई लड़ी, स्कूल की लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब ने बार बार, अभी एक साथी बहुत अच्छा बोल रहे थे, एजुकेट, एजुकेट और ऑर्गेनाइज। हमने अर्थ बदल दिया। उसका अर्थ क्या होगा? एजुकेट, शिक्षित करो, संगठित करो और फिर संघर्ष